हेलो एंड वेलकम टू विंग्स आईएएस इन कोलैबोरेशन विद सुन्नी आईएएस। दोस्तों, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। एनवायरनमेंट की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की और इकोनॉमी की। इकोनॉमी की सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाके देख सकते हैं या तो फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आने वाले एग्जाम चाहे वो केएएस हो या फिर आगे आने वाले का यूपीएससी का मेंस हो, यूपीएससी प्रीलिम्स हो, आई एम सॉरी, आज के डेट में यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट निकल चुका है। आप में से जिन लोगों का भी हुआ, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट था, स्पेशली सीसैट। और सीसैट में बहुत से अच्छे लोगों के मार्क्स पूरे नहीं आ पाए, उसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। सीसैट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। वी हैव टू स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन इट। उस पर ज़रूर फोकस करिए। अभी भी हमारे जस्ट आज ही मैराथन सेशंस कंक्लूड हुए हैं, जिसमें हमने 3 दिन सीसैट पढ़ाया और पढ़ाया भी आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली की फैकल्टी ने। एंड वी हैव हैड एन ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दैट रिस्पॉन्स। और ऐसी मैराथन क्लासेस हम करते रहेंगे और ऐसे कंटेंट हम लाते रहेंगे। सो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट 9 जुलाई को होने वाला है। और 9 जुलाई के दिन आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर करके आने वाले जीएस फाउंडेशन बैच में स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं अप टू 100% और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आप हमारे नंबर पे फ़ोन करें 9541942391। आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि हमारा एक करंट अफेयर का रूथलेस रैपिड रिवीजन कोर्स भी चल रहा है, जिसमें हम पूरे साल का करंट अफेयर कवर करवा रहे हैं एकदम शॉर्ट फॉर्मेट में। जिन लोगों ने अभी तक करंट अफेयर पूरी तरीके से नहीं किया है उन लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद है। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक दीज बोथ थिंग्स आउट। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन से। नंबर 1, इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर स्टेट्स। कह रहे कि किसी भी साल में अगर आप डिफरेंट स्टेट्स की बात करें तो पॉवर्टी लाइन्स अलग अलग दिखती हैं अलग अलग स्टेट के लिए। ऐसा क्यों है? ए, पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बी, प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सी, ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। एंड डी, क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। दोस्तों, पॉवर्टी लाइन आपकी डेली इनकम या मंथली इनकम, आप पर डे आपको मिनिमम कितना पैसा चाहिए एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए या पर ईयर, उसके बेसिस पे डिसाइड होती हैं। तो अलग अलग स्टेट में लोगों की इनकम अलग अलग हो जाती है और ऑब्वियस सी बात है वहां पर अलग इनकम होने की वजह से पॉवर्टी लाइन भी अलग हो जाती है। एंड दैट इज व्हाई द आंसर विल बी बी, प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्योंकि आपकी इनकम लेवल भी अलग है और अलग अलग चीज़ों की प्राइस भी अलग अलग है और आपको उसको एफर्ड करने में आपकी इनकम का बड़ा रोल रहता है। और एक कमोडिटी अगर एक जगह पर 10 रुपए की मिल रही है, दूसरी जगह पर आपको 20 रुपए की मिल रही है, तो आपको उस पॉवर्टी लाइन को उस स्टेट में वेरी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी जगह पर महंगी चीज़ें हैं तो आपको इनकम लेवल बढ़ाना पड़ेगा, यानी पॉवर्टी लाइन बढ़ानी पड़ेगी। अगर किसी चीज़ में सस्ती मिल रही हैं तो वहां पर पॉवर्टी लाइन घटानी पड़ेगी। तो आंसर विल बी बी, प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पहले बात करते हैं कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर लेमैन की लैंग्वेज में कहें तो मनी क्रिएशन बाय द बैंक्स। बैंक्स लोन देते हैं और मनी क्रिएट करते हैं। 1 लाख का लोन देते हैं तो 1,20,000 वापस लेते हैं, तो दे क्रिएट मनी। उसी को मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। अब इनमें से किस चीज से मनी क्रिएट किया जा सकता है? इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। अगर कैश रिजर्व रेशियो जो कि आज 4% चल रहा है उसको बढ़ा दिया जाए तो बैंक का पैसा बंद हो जाएगा, लोन कम दे पाएंगे, तो आपका मनी मल्टीप्लायर उल्टा इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ये तो आंसर नहीं है। इंक्रीजिंग बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल। अगर लोगों की बैंकिंग हैबिट बढ़ रही है, यानी बैंक में ज्यादा पैसे दे रहे हैं, यानी बैंक के पास ज्यादा पैसे लोन देने को हैं, तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा डेफिनेटली। दिस कुड बी द आंसर। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर को भी बढ़ाओगे तो आपका पैसा बंद हो जाएगा। दिस इज द परसेंटेज ऑफ द एनडीटीएल, नॉन नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज, जो आपको अपने पास रखना है। तो 18% के करीब आपको पैसा अपने पास रखना है, उसको लोन नहीं दे सकते। तो सीआरआर बढ़ाओ या चाहे एलएसएलआर बढ़ाओ, दोनों से आपका पैसा फंस रहा है, आप लोन नहीं दे सकते, तो मनी क्रिएट भी नहीं हो सकता। तो सी भी आंसर नहीं है। एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन की कंट्री इंक्रीज होने से फर्क नहीं पड़ता,
ज्यादा लोगों का बैंकिंग सिस्टम में ज्वाइन होना जरूरी है, तो जरूरी नहीं कि जहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है लोग बैंकिंग सिस्टम में भी ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहां मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा अगेन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Reserve Bank of India's recent directives relating to storage of payment system data, popularly known as data diktat, command the payment system providers that, कह रहे कि अभी अभी एक स्टोरेज ऑफ द पेमेंट सिस्टम डेटा का कमांड आया था फ्रॉम आरबीआई, उसने कुछ चीजें मुकर्रर की थी पेमेंट सिस्टम डेटा मैनेज करने वालों को, उनमें से क्या क्या है? नंबर 1, they shall ensure that entire data relating to payment systems operated by them are stored in a system only in India। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात थी। इस डेटा डिक्टेट में पहला पोर्शन ऑप्शन तो है कि डेटा जो भी सेव करोगे आप फ्रॉम एंड टू एंड, ट्रांजैक्शन एंड टू एंड का डेटा आप इंडिया में सेव करोगे। नंबर 2, they shall ensure that systems are owned and operated by public sector enterprise। ऐसा कोई भी डिक्टेट नहीं दिया आरबीआई ने कि पब्लिक सेक्टर को ही डेटा को ओन करना है। नंबर 3, they shall submit the consolidated system audit report to Comptroller and Auditor General of India by the end of calendar year। Again not the answer, CAG यानी Comptroller and Auditor General works for the government organization, इसको सबमिट करना डेटा doesn't make sense। तो 2 and 3 are wrong, only 1 is correct, answer will be A। Which of the following is not the most likely measure the government or RBI takes to stop the slide of Indian rupee, curbing imports of non-essential goods and promoting exports। एक्सपोर्ट प्रमोट करने से रुपी एप्रिशिएट करता है और इंपोर्ट्स को कम करने से रुपी एप्रिशिएट करता है। तो पहला तो है सही, यानी ये गवर्नमेंट करेगी, लेकिन इन्हें बोला क्या नहीं करेगी। नंबर 2, encouraging Indian borrowers to issue rupee denominated masala bonds। अगेन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स रुपी को एप्रिशिएट करेंगी, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पूछा कि क्या नहीं करेगा। सी, एजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, अगेन ये रुपी को अप्रिशिएट करेगी, तो ये भी नहीं होगा। और डी, फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है ज्यादा पैसे भेजना मार्केट में। जब मार्केट में ज्यादा पैसे भेजते हो रुपी एप्रिशिएट नहीं डेप्रिशिएट करता है, स्लाइड करेगा। तो सवाल क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। डी इज नॉट द मोस्ट लाइकली, ये तो कभी नहीं करेंगे क्योंकि इससे रुपी फर्दर स्लाइड करेगा। नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कंडक्टेड by comparing the prices of same basket of goods and services in different countries। एक रेट होता है मार्केट डिटरमिन्ड रेट, जो आप पढ़ते हो $1 के आसपास आजकल चल रहा है। एक होता है पीपीपी रेट, इसका मतलब होता है कि अगर कुछ कमोडिटीज, यानी मान लो फॉर एग्जांपल एक कप कॉफी, एक ब्रेड की स्लाइस और एक एग इंडिया में 20 रुपए का मिल रहा है, तो यूएसए में कितने का मिल रहा है। तो आप कंपेयर कर दो कि सेम आइटम है जो यहाँ इतने रुपए की मिल रही है वहां कितने रुपए की मिल रही है, तो इससे आप एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हो। ये जनरली कम आता है। अगर $1 80 रुपीज का मार्केट डिटरमिन्ड रेट है तो पीपीपी से अराउंड 22 रुपीज है। समझ गए ना बात को। सो दिस इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगेन इन टर्म्स ऑफ पीपीपी इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पहली चाइना, दूसरी यूएस, 3rd इंडिया। तो आंसर आ जाएगा 1 ओनली, क्योंकि 2 रॉन्ग है। 2 में अगर लिखा होता 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तो सही था। समझाने के लिए, आसान में करने के लिए आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर इंडिया का जीडीपी है 240 रुपए, तो अगर मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना है तो मार्केट डिटरमिन्ड रेट क्या है 80 रुपीज, तो कितना आ गया $3, यानी इंडिया का जीडीपी कितना आ गया $3। और अगर मैं पीपीपी रेट, जो कि मैंने बताया आपको 20 रुपए है, तो 240 को पीपीपी रेट से मैं करूं, ये क्या है, ये नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल एट मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट, और ये है जीडीपी पीपीपी। 240 डिवाइडेड बाई 20 तो आ गया 12, यानी ये ज्यादा बड़ा आया, जीडीपी पीपीपी ज्यादा बड़ा आया। इसीलिए इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कंसिडर की जाती है अगर हम इंडिया की जीडीपी को पीपीपी रेट से कन्वर्ट करें। तो हियर द आंसर वुड बी ए ओनली। तो दोस्तों ये था आज का सेशन 5 क्वेश्चंस का। मकसद 5 क्वेश्चंस का इसलिए क्योंकि छोटी वीडियो होती तो लोग देख पाते हैं, बहुत बड़ी वीडियो होती तो नहीं देख पाते। ये 5 वीडियोस, 5 क्वेश्चन में 5 कंसेप्ट समझ में आते हैं, इनफैक्ट कभी कभी 10 भी हो जाते हैं।
तो इसमें करना आसान है, इसको देखते रहिए, और अगर आपको लग रहा है कि सीरीज़ फ़ायदा दे रही है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और साथ में रिकमेंड भी करना अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच एवरीवन।